नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश के उन घटनाक्रमों को, जिनके बने हुए प्रश्न उत्तर आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। सितंबर माह से संबंधित करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने की घोषणा की है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 35%, बी 32%, सी 30% तथा डी 38%। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें है 35%। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% तक का आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके बारे में चलिए डिटेल से जानते हैं। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1997 में संशोधन द्वारा राज्य सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षण दिया है। राज्य में वन विभाग को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा, तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक वर्तमान में अब कानून बन गया है। यानी डेफिनेटली आपको 35% आरक्षण महिलाओं को मध्य प्रदेश में मिलेगा। इससे संबंधित अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण कितना दिया जाएगा? वो तो सभी सामान्य नौकरियों के लिए था, अब शिक्षक भर्ती के लिए आप बताएं। ऑप्शन ए 35%, बी 40%, सी 45% तथा डी 50%। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50%। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की समस्त नौकरियां जिसमें वन विभाग को छोड़ करके सभी में 35% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को बढ़ा करके 50% तक किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार मॉब लिंचिंग पीड़ित परिवार को कितना मुआवजा देगी? सभी जानते हैं मॉब लिंचिंग क्या होता है। धर्मांधता के कारण लोगों को मार दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें मुआवजा कितना मिलेगा? आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 15 लाख तथा ऑप्शन डी 25 लाख। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 लाख। चलिए डिटेल देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को वित्तीय मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत अगर किसी की मौत हो जाती है तो मुआवजे के तौर पर 10 लाख, अगर कोई मॉब लिंचिंग के दौरान घायल हो जाता है तो उससे 4 से 6 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। मुआवजा सभी प्रकार की मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर लागू होता है, चाहे मॉब लिंचिंग धर्म आधारित, जाति आधारित, भाषा आधारित या अन्य किसी कारण से संबंधित हो। योजना मॉब लिंचिंग के उन मामलों को कवर करती है जहां अपराधियों के रूप में 5 या अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। अगर पर्सनल दुश्मनी के कारण कोई इस तरह की घटना में किसी को हानि होती है तो उसके लिए मुआवजा नहीं है, लेकिन अगर ये सब आधार दिए हैं धर्म, जाति, भाषा या अन्य कोई कारण जिससे मॉब लिंचिंग की जाती है, तो यहाँ पे मृतक के परिवार को 10 लाख और घायल होने पे 4 से 6 लाख रुपए तक मध्य प्रदेश सरकार देगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का आरंभ कब से किया गया? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 15 अगस्त 2023, बी 1 सितंबर 2023, सी 17 सितंबर 2023, डी 15 सितंबर 2023। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 सितंबर 2023। चलिए डिटेल में जान लेते हैं इस योजना के विषय में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का उद्घाटन किया। इसके आवेदन 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। योजना में वे परिवार शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है या 2 कमरे से कम के कच्चे मकानों में रहते हैं। उनको प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक यह योजना चली थी और इसके दौरान आवेदन भरवाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस योजना का आरंभ किया गया है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश नलकूप खनन योजना, बी मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, सी मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा डी मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना। तो आपको बताना है स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस योजना को प्रारंभ किया गया। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, जिसके तहत मध्य प्रदेश के किसानों को स्थायी कृषि पंप का कनेक्शन दिया जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत 11 किलोवोल्ट लाइन का विस्तार और 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, यानी जिससे लाभ मिलेगा। उसके खेत के आसपास 11 किलोवाट लाइन का विस्तार होगा और 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर भी लगेगा। योजना के तहत बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर लागत का
जो भी खर्चा होगा उसका 50% किसानों के समूह को खर्चा देना होगा, या तो किसान देगा या फिर किसानों का जो समूह लगवा रहा है वो उससे देना होगा, और शेष 50% सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसे लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ वननेस की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए ओमकारेश्वर, बी मंदसौर, सी उज्जैन, डी महेश्वर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओमकारेश्वर। इसका डिटेल देखेंगे। ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत पर आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। तो ध्यान रखेंगे 108 फीट ऊंचाई की प्रतिमा होगी, तथा एक अद्वैत धाम भी बनाया जाएगा जिसकी आधारशिला रख दी गई है। एकात्मकता की प्रतीक इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। प्रतिमा का नाम होगा स्टैच्यू ऑफ वननेस। इसे बनाने वाले शिल्पकार हैं भगवान रामपुरे। पेंटिंग के चित्रकार हैं वासुदेव कामत। ठीक, आपको श्री शंकराचार्य के विषय में कुछ जानकारी और भी जानना चाहिए। इनका जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी गांव के एर्नाकुलम जिले में हुआ था। यह मूर्ति उनकी आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभिक वर्षों का प्रतीक है। यानी जब उन्होंने यात्रा आरंभ की थी, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने के दौरान खंडवा जिले में आए थे, और उसी के याद में ये उस समय पे जैसे दिखते थे उसके आधार पर यह प्रतिमा बनाई गई है। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य ने अपने गुरु गोविंद भगवत पाद के संरक्षण में 4 साल बिताए और गहन शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने हिंदू धर्म की एकजुटता और व्यवस्था के लिए 4 मठों की स्थापना की। इन मठों का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। वेदांत ज्ञान मठ रामेश्वर में है जो कि तमिलनाडु में आता है। दूसरा गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में आता है। तीसरा शारदा मठ द्वारिका धाम या द्वारिकापुरी जो कि गुजरात में आता है। तथा चौथा धाम है ज्योतिर्मठ जो कि बद्रीनाथ यानी कि उत्तराखंड में आता है। तो ये इस विषय में अधिक जानकारी दी हुई है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किस संस्था के साथ सरकारी स्कूल में जीवन कौशल शिक्षा की शुरुआत की है? किसके साथ में टाइप करके सरकारी स्कूल में जीवन कौशल शिक्षा की शुरुआत की है? ऑप्शंस दिए हैं। ए सेवा भारती, बी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सी स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति, तथा डी मैजिक बस इंडिया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैजिक बस इंडिया। चलिए डिटेल में जानकर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार और मैजिक बस इंडिया सरकारी स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम जिसका नाम होगा सक्षम शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य होगा मास्टर प्रशिक्षकों और सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सशक्त बनाना। यानी मैजिक बस डायरेक्ट बच्चों को प्रशिक्षित नहीं कर रही है, यहाँ पे जो मास्टर प्रशिक्षक हैं और सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उन्हें सशक्त बनाएगी, उन्हें प्रशिक्षित करेगी। यह कार्यक्रम राज्य के 20 जिलों और 89 ब्लॉकों या खंडों में लागू किया जाएगा। मैजिक बस के विषय में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। मैजिक बस के संस्थापक थे मैथ्यू स्पेसी। उन्होंने 1999 में इस संस्था को प्रारंभ किया था। संगठित या वंचित बच्चों के लिए एक अनौपचारिक स्वयंसेवी नेतृत्व वाली यह गतिविधि को ऑर्गेनाइज करता है। यह भारत के गरीब बच्चों और युवाओं को शिक्षा तथा आजीविका की सलाह देने के क्षेत्र में काम करने वाला एक अग्रणी संस्थान है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि मैजिक बस के संस्थापक कौन थे? मैथ्यू स्पेसी 1999। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्थान मिला? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्थान दिया गया। इसके विषय में कुछ और डिटेल जानकारी देखते हैं। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में मध्य प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। सेकंड स्थान पर तमिलनाडु रहा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने संयुक्त रूप से 3rd स्थान हासिल किया है। 5 बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा पाने के बाद इंदौर ने नेशनल स्मार्ट सिटी 2023 में भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, जो राज्य है राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश प्रथम है तथा बड़े शहरों की श्रेणी में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त सूरत गुजरात 2nd स्थान पर रहा और आगरा उत्तर प्रदेश 3rd स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराने वाले मध्य प्रदेश के पर्वतारोही हैं। ऑप्शन ए वरुण वडेरिया, ऑप्शन बी मेघा परमार और अंजना यादव, ऑप्शन सी अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए हैं सभी ने अलग अलग समय पे माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया था। इनके विषय में जानकारी ले लेते हैं।
भोपाल के वरुण वडेरिया मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, इसलिए यह प्रश्न विशेष हो जाता है। ने 1 सितंबर 2023 को 5,642 मीटर ऊंचे पर्वत माउंट एलब्रूस पर तिरंगा फहराया। इसके अतिरिक्त रायसेन की पर्वतारोही अंजना यादव ने 15 अगस्त 2023 को माउंट एलब्रूस पर तिरंगा फहराया था। इसके अतिरिक्त अन्य नाम और भी हैं। मेघा परिमार सीहोर ने दुनिया की शीर्ष चोटी माउंट एवरेस्ट का शिखर छूने के बाद 5 अगस्त 2019 को माउंट एलब्रूस पर फतह की थी, यानी माउंट एलब्रूस पर इन्होंने भी तिरंगा फहराया। मेघा परिमार की एक और उपलब्धि आपको याद रखना चाहिए। मेघा परिमार ने 8 फरवरी 2022 को 187 फीट यानी 45 मीटर की टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा करने वाली वे मध्य प्रदेश की पहली महिला है। तो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसलिए यह विशेष हो जाता है। अगला है अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार। ये दंपति हैं, पति पत्नी हैं। इन्होंने 16 अगस्त 2023 को माउंट एलब्रूस पर तिरंगा फहराया था। तो ये सभी नाम याद रखेंगे, वरुण वडेरिया, अंजना यादव, मेघा परमार, अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार। अगला प्रश्न देखेंगे, देश की पहली सोलर सिटी बनने वाला नगर कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी सांची तथा ऑप्शन डी बीकानेर। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांची। देश की पहली सोलर सिटी का दर्जा मध्य प्रदेश में जो सांची स्थान है उसे दिया गया है। इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। विश्व धरोहर स्थल सांची, जो कि रायसेन में है, भारत का पहला सौर शहर बना है। सोलर सिटी योजना के तहत सांची के पास नगोरी एक प्लेस है में सौर संयंत्र क्षमता 3 मेगावाट की सौर संयंत्र क्षमता का संयंत्र लगाया गया है, जो वार्षिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 13,747 टन तक कम कर देगा। यह लगभग 3 लाख यानी 2,38,000 यानी लगभग 2.5 लाख से अधिक पेड़ों के लगाने के बराबर है। इसके साथ ही 5 मेगावाट और 2 मेगावाट क्षमता के 2 अन्य सोलर पावर स्टेशन भी इस सिटी में स्थापित किए गए हैं। लगभग 63 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र घरेलू छतों पर लगाए गए हैं, ताकि घर वाले डायरेक्ट सौर संयंत्र के द्वारा बिजली प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त इस सिटी में सोलर पार्क और पवन ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किए गए। तो इस तरह से इन सभी उपलब्धियों के साथ में जो सांची है उसे भारत की पहली सोलर सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2021-22 के लिए किसे पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए जितेंद्र पाटीदार, ऑप्शन बी बाबूलाल दाहिया, ऑप्शन सी लहरीबाई तथा ऑप्शन डी रोशनलाल विश्वकर्मा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लहरीबाई। लहरीबाई को 2021-22 के लिए पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सारे के सारे जो नाम दिए हैं सारे किसान हैं। इनके विषय में डिटेल हम जान लेते हैं, क्योंकि इनको अलग अलग चीज़ों के लिए सम्मानित किया गया है। देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के केसी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में डिंडोरी जिले की कृषक लहरीबाई, तो आप ध्यान रखेंगे लहरीबाई डिंडोरी से बिलोंग करती हैं, को श्री अन्न प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्ष 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान प्रदान किया है। तो श्री अन्न को मिलेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये मिलेट्स वर्ष चल रहा है, तो आप विशेष रूप से इसे याद रखें। दूसरा नाम था जितेंद्र पाटीदार। ये तितरी रतलाम से बिलोंग करते हैं। उन्हें सब्जी की खेती से लेकर अंगूर प्रसंस्करण के लिए महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान से सम्मानित किया गया है। तीसरा नाम था श्री रोशनलाल विश्वकर्मा। ये भी किसान हैं। ये गोटेगांव मेघ, जो कि नरसिंहपुर में आता है, के रहने वाले हैं। उनके इनोवेटिव गन्ना बड चिपर यानी गन्ना काटने की मशीन है के लिए महिंद्रा समृद्धि कृषि यंत्रीकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह मशीन मैनुअल एवं पावर से संचालित होती है। अन्य किसान हैं बाबूलाल दाहिया, जो कि पिथौरागढ़ सतना से बिलोंग करते हैं। इन्हें 2019 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। इन्होंने जैविक कृषि को बढ़ावा दिया है तथा लगभग 200 प्रकार के धानों का देसी बीज बैंक भी बनाया है। साथ ही इन्होंने एक छोटा सा संग्रहालय बनाया है। इस संग्रहालय में गाँव के रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले मट्टी से बने बर्तन, लोहे से बनी चीज़ें और कृषि कार्यों में जो भी उपकरण उपयोग होते हैं वो सभी इसमें रखा हुआ है। तो आप इन सभी किसानों का नाम विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनेगा? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए नीमच, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी रतलाम तथा ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नीमच। नीमच में मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा। इसके विषय में डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क नीमच जिले में जावद के अमली भाट एवं बड़खेला गांव में बनेगा।
तो नीमच जिले में ये क्षेत्र याद रखें, जावद के अमली भाटा और बरखेरा। इसका उद्देश्य है बायोटेक्नोलॉजी में नवीन अनुसंधान और विकास संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना। इसके लिए 8 उच्च स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। इन प्रयोगशाला का नाम देख लेते हैं। फाइटोफार्मास्यूटिकल प्रयोगशाला, दूसरा है ड्रग डिस्कवरी प्रयोगशाला, तीसरा है हर्बल फार्मुलेशन प्रयोगशाला, चौथा पादप उत्तक संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला तथा जैव सूचना और फोर्टिफाइड फूड प्रयोगशाला शामिल है। तो ये 8 उच्च स्तरीय प्रयोगशाला इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2023 में मध्य प्रदेश के किस गांव को स्वर्ण श्रेणी में अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए मंडला जो कि पन्ना में आता है, ये मंडला एक गांव का नाम है, जिला नहीं है, ये पन्ना में आता है। खोखरा जो सीधी में आता है, पातालकोट जो कि छिंदवाड़ा में आता है तथा लाड़पुरा जो कि ओरछा में आता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंडला जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में पन्ना जिले के मंडला ग्राम को स्वर्ण श्रेणी में तथा सीधी जिले के खोखरा ग्राम को कांस्य श्रेणी में सम्मानित किया गया है। दोनों ग्राम ग्रामीण पर्यटन, भ्रमण, होम स्टे का अनुभव, स्थानीय भोजन, कला और शिल्प में अनूठे हैं। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर तथा प्राकृतिक सौंदर्य इन ग्रामों की विशेषता है। तो किस कारण दिया गया है, ये आपको कारण बताया है। भारत सरकार द्वारा पातालकोट को गोंडवाना लैंड का साहसिक स्थल घोषित किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने पातालकोट को अद्वितीय भौगोलिक स्थिति, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व, दवा बनाने के लिए दुर्लभ औषधि पौधों और जड़ी बूटियों के साथ एक आदिवासी संस्कृति का अनुपम धरोहर स्थल माना है। इसलिए पातालकोट को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो कि जनवरी में पब्लिश हुआ था का सर्टिफिकेट दिया गया है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO ने ओरछा के लाड़पुरा खास गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज 2021 के अवार्ड से नवाजा है। तो ये सभी गांव जो आपको इसमें बताए गए हैं, ये सभी गांव विशेष है, जिसमें मंडला, खोखरा, पातालकोट और लाड़पुरा, और सबकी अलग अलग विशेषता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये अंतिम जानकारी थी सितंबर माह से संबंधित। पिछले 6 महीने में जो भी समसामयिक घटना हुई है उनका एक कंबाइन वीडियो हम लाने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।